सोचो, हिमालय जैसे बर्फ से ढके पहाड़ों में बर्फ पिघलने की गति इतनी तेज हो गई है कि हर साल नए नए झील बन रहे हैं। ये झील बन रहे हैं ग्लेशियल मेल्टिंग की वजह से, और ये एक छोटी सी नेचुरल प्रोसेस नहीं बल्कि क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा सिग्नल है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण हिमालय के ग्लेशियर्स पिछले कुछ सालों में रिकॉर्ड स्पीड से पिघल रहे हैं। नासा और इसरो के सैटेलाइट डेटा के मुताबिक हर साल ग्लेशियर्स का एरिया घटता जा रहा है और उनके नीचे पानी जमा होकर ग्लेशियल लेक्स बना रहा है। ये नए लेक सुंदर दिखते जरूर हैं, लेकिन असली में ये एक टिकिंग टाइम बॉम्ब जैसे हैं। जब ग्लेशियर्स इतनी तेजी से पिघलते हैं तो पूरे इकोसिस्टम पर असर पड़ता है। नदियों का फ्लो बदल जाता है और नीचे बसे गांव फ्लड के खतरे में आ जाते हैं। हिमालय की बर्फ सिर्फ टूरिज्म का एक पार्ट नहीं बल्कि करोड़ों लोगों के जीवन का फाउंडेशन है, और वो अब मेल्ट हो रहा है। आंख खोल देने वाली बात यह है कि 2011 से लेकर 2024 तक सिर्फ 13 सालों में हिमालय के ग्लेशियर लेक्स का एरिया 10.81% बढ़ चुका है। मतलब जहां पहले बर्फ हुआ करती थी अब वहां पानी भर गया है, और वो भी एकदम अनस्टेबल पानी। रिपोर्ट के मुताबिक ये बढ़ोतरी सिर्फ एक नेचुरल एक्सपेंशन नहीं बल्कि क्लाइमेट चेंज का जिंदा सबूत है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग और इसरो के एनालिसिस ने बताया है कि ये ग्रोथ सिर्फ एक रीजन में नहीं बल्कि पूरे हिमालय बेल्ट में हो रही है, लद्दाख से अरुणाचल तक। और जब झीलों का एरिया इतना बढ़ता है तो उनका प्रेशर भी बढ़ता है। एक छोटी सी लैंडस्लाइड या ज्यादा बारिश से ये लेक फट सकती है। समस्या ये नहीं कि पानी बढ़ रहा है, समस्या ये है कि हम रेडी नहीं है। सोचिए, हिमालय के 67 से ज्यादा ग्लेशियर लेक्स ऐसे हैं जो 40% से ज्यादा बढ़ चुके हैं, और ये कोई छोटी मोटी बढ़ोतरी नहीं है। जब एक लेक का साइज इतना तेजी से बढ़ता है तो वो और ज्यादा अनस्टेबल बन जाता है। इन झीलों के आसपास की मिट्टी, बर्फ और पत्थर इन्हें रोक तो रहे हैं, लेकिन ये नेचुरल डैम कब फट जाए किसी को पता नहीं। ये लेक्स टाइम बॉम्ब की तरह है। कोई अर्थक्वेक, ज्यादा बारिश या छोटी सी लैंडस्लाइड भी इनका बैलेंस बिगाड़ सकती है। साउथ लोनाक जैसे लेक्स ऑलरेडी वार्निंग लिस्ट में हैं, जहां से कभी भी ग्लोफ यानी ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड हो सकता है। प्रॉब्लम ये है कि इन झीलों का कोई कंक्रीट मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं है और ग्राउंड पर लोगों को इस रिस्क के बारे में पता ही नहीं। तो सवाल ये उठता है, जब हम जानते हैं कि 67 लेक्स इतनी डेंजरस कंडीशंस में हैं, तो हम उनके लिए एक्शन क्यों नहीं ले रहे? आपने नाम सुना होगा ग्लोफ, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। ये एक ऐसी तबाही है जो बिना वार्निंग के आती है और सब कुछ बहा ले जाती है। जब ग्लेशियर्स पिघलते हैं तो नीचे पानी जमा होता है और झील बन जाती है, लेकिन उस झील को रोकने के लिए जो डैम होता है वो कंक्रीट का नहीं बल्कि सिर्फ मिट्टी, बर्फ और पत्थरों का होता है। मतलब वो एकदम टेम्परेरी और कमजोर होता है। जब भी कोई लैंडस्लाइड, अर्थक्वेक या ज्यादा बारिश होती है तो ये नेचुरल डैम टूट जाता है और फिर एक साथ लाखों लीटर पानी नीचे वाले गांव और शहरों पर टूट पड़ता है। इस पानी की स्पीड और प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि ये ब्रिजेस, रोड्स, डैम्स सब कुछ को कुछ ही मिनट में मिटा देता है। सबसे बड़ी बात, ग्लोव्स इतने अनप्रिडिक्टेबल होते हैं कि उनके लिए एडवांस वार्निंग देना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ये एक ऐसी डिजास्टर है जो सिर्फ क्लाइमेट चेंज नहीं, ह्यूमन इग्नोरेंस से भी बढ़ रही है। अक्टूबर 2023, सिक्किम, एक शांत दिखने वाली झील साउथ लोनाक लेक अचानक फट गई। रिजल्ट, टीस्टा रिवर में एक ऐसा फ्लड आया जिसपे 90 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, 15 से ज्यादा ब्रिजेस बह गए और टीस्टा थर्ड हाइड्रो पावर डैम टोटली डिस्ट्रॉय हो गया। ये सब हुआ सिर्फ कुछ घंटों के अंदर। और सबसे शॉक करने वाली बात, साउथ लोनाक को हाई रिस्क लेक के रूप में पहले ही आइडेंटिफाई किया गया था। इसरो के सैटेलाइट इमेजेस में दिख रहा था कि लेक का साइज कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, लेकिन वार्निंग होने के बाद भी कोई इफेक्टिव एक्शन नहीं लिया गया। लोकल लोगों के पास अलर्ट सिस्टम तक नहीं था। जब फ्लड आया तो उनके पास न भागने का वक्त था न जगह। ये ट्रेजेडी सिर्फ एक नेचुरल डिजास्टर नहीं थी, ये एक प्लानिंग फेलियर का रिजल्ट थी। इस इंसिडेंट ने दिखाया कि हिमालय रीजन में ग्लोफ का खतरा सिर्फ थ्योरी नहीं, एक रियल डेंजर है जो कभी भी रिपीट हो सकता है। हिमालय की गोद में बसे हुए राज्य जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश अब ग्लोफ के सबसे बड़े टारगेट बन चुके हैं। इन स्टेट में ग्लेशियर्स और ग्लेशियर लेक्स की संख्या सबसे ज्यादा है और वही लेक्स अब तेजी से बढ़ भी रही हैं। उत्तराखंड के चमोली में 2021 का फ्लैश फ्लड आप भूल नहीं सकते। उसमें भी ग्लेशियर ब्रेक हुआ था और पूरा जोशीमठ हिला गया था। हिमालय के लाहौल स्पीति में भी कुछ झीलों का साइज अलार्मिंग लेवल तक पहुंच चुका है। अरुणाचल में चाइनीज बॉर्डर के पास कई ऐसे ग्लेशियर फेड लेक्स हैं जिनके मॉनिटरिंग डेटा तक एक्सेसिबल नहीं होते। समस्या ये है कि ये रीजन्स ज्यादातर माउंटेनियस हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर वीक। एक फ्लड आता है तो रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, ब्रिजेस सब कुछ
तबाह हो जाता है। इन स्टेट्स में टूरिज्म, एग्रीकल्चर और हाइड्रो पावर सब कुछ इन्हीं नदियों और ग्लेशियर्स पे डिपेंडेंट है। अगर ग्लोव का प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं हुआ तो ये स्टेट्स एक के बाद एक डिजास्टर जोन बन जाएंगे। सोचिए, हिमालय के नीचे बसे हजारों गांव और छोटी छोटी बस्तियां जो इन ग्लेशियर्स और नदियों के पास हैं, वो सब ग्लोव के डायरेक्ट डेंजर जोन में है। अगर कोई ग्लेशियर लेक फटती है तो सबसे पहले यही लोग उसका शिकार बनते हैं। इन लोगों के पास ना अर्ली वार्निंग सिस्टम्स होते हैं, ना कोई इमरजेंसी प्लान। उनकी जिंदगी एक इनविजिबल डेंजर के साथ चल रही है जिसके बारे में उन्हें खुद भी पूरी जानकारी नहीं होती। और जब फ्लड आता है तो पानी सिर्फ घर ही नहीं, जिंदगी भर का गुजर बसर भी बहा ले जाता है। खेती, पशु, स्कूल, रोड, सब कुछ। रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ तीस्ता बेसिन में ही 2 लाख से ज्यादा लोग ग्लोव रिस्क जोन में रहते हैं और ऐसे बेसिन पूरे हिमालय बेल्ट में मल्टीपल लोकेशंस पर है। मतलब ये एक लोकलाइज्ड प्रॉब्लम नहीं, ये एक मास लेवल ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बन सकता है अगर इस पर अभी भी ध्यान नहीं दिया गया। हिमालय के पहाड़ों में सिर्फ गांव और लोग ही नहीं बल्कि देश के कुछ सबसे इम्पोर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भी बसते हैं, जैसे हाइड्रो पावर डैम्स, स्ट्रेटेजिक रोड्स और डिफेंस आउटपोस्ट। पर प्रॉब्लम ये है कि ये सब कुछ ग्लोव के हाई रिस्क जोन में आता है। जैसे 2023 में सिक्किम का तीस्ता 3 डैम सिर्फ एक ग्लेशियर लेक के फटने से खत्म हो गया। सिर्फ कुछ घंटे में 1200 करोड़ रुपए का नुकसान। रोड्स जो बॉर्डर एरिया तक पहुंचती हैं, वो लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड से कट जाती हैं और सप्लाई चेन ब्रेक हो जाता है। हाइड्रो पावर प्लांट्स जो क्लीन एनर्जी का फ्यूचर कहलाते हैं, वो कभी भी एक ऐसे फ्लड में वाइप आउट हो सकते हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने डैम बनाए लेकिन उनके ऊपर ग्लोव का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म नहीं बनाया। तो जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज होता है, सिर्फ पैसा नहीं, पूरे रीजन की कनेक्टिविटी और सेफ्टी भी कोलैप्स कर जाती है। सबसे पहला सवाल ये है, क्या हमें ग्लोव का पता चल सकता है टाइम पे? तो जवाब है हाँ, लेकिन सिर्फ तब जब मॉनिटरिंग और अर्ली वार्निंग सिस्टम्स एक्टिव हो। अभी हिमालय के ग्लेशियर लेक्स के लिए इंडिया के पास लिमिटेड सैटेलाइट सर्विलेंस है और ग्राउंड लेवल सेंसर्स तो बहुत ही कम जगह पर लगे हैं। भूटान और नेपाल जैसे छोटे देश भी ऑटोमेटेड साइरन्स और कम्युनिटी बेस्ड अलर्ट सिस्टम का यूज कर रहे हैं, लेकिन इंडिया में अब तक ये सिस्टम पायलट स्टेज तक ही सीमित है। जब एक लेक अपने लिमिट से ज्यादा भरती है या अगर क्रैक्स डेवलप होते हैं तो रियल टाइम डेटा मिलने से लोकल अथॉरिटीज को टाइम मिल सकता है इवैक्यूएशन का, लेकिन बिना मॉनिटरिंग के डिजास्टर सिर्फ एक सरप्राइज बनकर आता है। इसरो और एनडीएमए ने कुछ एफर्ट शुरू किए हैं, लेकिन हिमालय जितना बड़ा और कॉम्प्लेक्स रीजन है, वहाँ हर मेजर ग्लेशियर लेक पे सर्विलेंस होना चाहिए बिना किसी डीले के। ग्लेशियल फ्लड्स रोकने का सबसे बड़ा टूल है तैयारी। सिर्फ टेक्नोलॉजी से काम नहीं चलेगा जब तक लोगों को खुद नहीं पता होगा कि वो डेंजर जोन में रहते हैं। बहुत से गांव हिमालय में ऐसे हैं जहां लोगों को ग्लोव का मतलब तक नहीं पता। तो सबसे पहले जरूरत है अवेयरनेस की। स्कूल लेवल पे एजुकेशन, ग्राम सभाओं में ट्रेनिंग और विजुअल बोर्ड्स जहां पे हाई रिस्क लेक्स के नाम लिखे हैं। साथ ही सरकार को भी सिर्फ सैटेलाइट डेटा इकट्ठा करने से काम नहीं चलेगा, उस डेटा के बेसिस पे एक्शन लेना होगा। पॉलिसी लेवल पे ग्लेशियर लेक्स के आसपास कंस्ट्रक्शन बैन करना होगा, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स कंपलसरी करने होंगे और इवैक्यूएशन ड्रिल्स रेगुलर होनी चाहिए। अगर नेपाल और भूटान जैसी छोटी इकोनॉमीज ये कर सकती हैं, तो इंडिया क्यों नहीं? क्लाइमेट चेंज अब एक फ्यूचर थ्रेट नहीं, ये एक करंट क्राइसिस है और इसके अगेंस्ट एक्शन लेना हमारी जिम्मेदारी है।